हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 जो कि कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिए थे। आज इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और इस टेस्ट का पर्पस सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और बढ़ाना है। रियल टाइम के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा और टफ भी हो सकते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव इस मॉक टेस्ट को लेकर के है कि इन क्वेश्चंस आंसर करने के बाद जो भी आपने पार्ट 1 में वीडियो में देखा था उन सब की आपको क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। What indicates how much money can be generated per unit of mutual fund in the case the scheme is liquidated? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्कीम लिक्विडेटेड की जाती है, मतलब बंद की जाती है, तो पर यूनिट का जो म्यूचुअल फंड का प्राइस होगा वो क्या है? तो इसका ऑप्शन है नेट एसेट वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर है नेट एसेट वैल्यू, जिसको हम एनएवी भी बोलते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये किसी भी गिवन टाइम पे किसी भी फंड का यूनिट्स का जो प्राइस होता है उसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं लेटेस्ट। Going back to question number 2, each mutual fund scheme must have a stated investment objective. State whether true or false. इसका आंसर होगा ट्रू। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। इसके बिना वो म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया में अलाउड ही नहीं सेबी के द्वारा मार्केट में होने के लिए। तो आपको सबसे पहले एज अ फंड मैनेजर और एज अ म्यूचुअल फंड हाउस उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसका बेसिक कंटूर क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, एक हाई लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इन चारों ऑप्शंस में कस्टमाइज पोर्टफोलियो एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो भी पोर्टफोलियो होगा वो सारे इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, उसको पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। मैं या आप एज ए इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली स्टॉक्स और बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हो, आप उनके फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो फंड इनडायरेक्टली जा करके आपके बिहाफ पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब हुआ म्यूचुअल फंड आपके लिए और आपके जैसे हज़ारों लाखों इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी सिक्योरिटीज़ खरीदता है, वो लार्ज स्केल पे खरीदता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो। स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स? ट्रांसपेरेंसी लेवल म्यूचुअल फंड्स में लो है, ये एक्चुअली फॉल्स है, क्योंकि सेबी और जो एमफी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा हाई है। तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी जो है म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट लो, इट्स हाई। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच amongst द फॉलोइंग कैटेगरीज सब कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव अ फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट? मतलब जिसमें मेच्योरिटी का डेट हमको एडवांस में पता है। क्या वो ओपन एंडेड फंड्स हैं? नहीं, क्योंकि ओपन एंडेड फंड्स आप कभी भी एंटर कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? ये बेसिकली मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडर होते हैं, आप उनको कभी भी डाल के कभी भी निकाल सकते हो, किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकते हो। वैसे तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं, बट जैसे एफएमपी यहाँ पे इज द आंसर। एफएमपी क्या है? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्या होता है? जिसमें बेसिकली इट्स लाइक अ क्लोज्ड एंडेड फंड। इसमें एक सर्टेन ड्यूरेशन की सिक्योरिटीज़ में फंड इन्वेस्ट करता है, और वो जो इसका ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है। तो इसको मतलब 6 मंथ की, 9 मंथ की या 1 साल की एफएमपीज आती हैं। इसका मतलब हुआ कि 365 दिन बाद या 290 डेज या 160 डेज के बाद, जो भी डेज में बोल रहा हूँ या महीने में, इतने महीने बाद ये एफएमपी मेच्योर हो जाएगी। दैट मीन्स इसका मेच्योरिटी डेट वो है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 एफएमपी। इंटरवल फंड्स बेसिकली फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट ना होकर के इसमें बीच बीच में इंटरवल्स होते हैं, है ना, जहाँ पे ये इंटरवल फंड्स एज अ ओपन एंडेड फंड्स की तरह काम करते हैं। जनरली ये क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? आंसर नंबर 3। Which amongst the following subcategories of mutual funds have a fixed maturity date?
इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मार्केट स्टेबिलाईजर इन काउंटरिंग लार्ज इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनकी नंबर ज़्यादा है, उनका मंथली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उनका डेली जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा लगाने का जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत पहले के ज़माने में, थोड़ा सा आज से 10 साल पहले और उसके पहले क्या होता था, एफआईआईज अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और वो निकल के जा रहा है एक टाइम पे, तो मार्केट बहुत गिर जाता था। बट आज की डेट में कंपेरेटिवली थिंग्स आर बेटर, बहुत अच्छी हैं। क्यों हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा पैसा होता है सिप्स के थ्रू या लमसम के थ्रू एवरी मंथ, जो उनको मार्केट में डालना ही होता है। तो इसकी वजह से मार्केट म्यूचुअल फंड्स एज अ मार्केट स्टेबलाइजर एक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच स्कीम इज टू जनरेट स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, स्ट्रीम ऑफ इनकम, दूसरा है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो ओवरनाइट फंड्स बेसिकली ये एक दिन के लिए, एक वन डे की जो मेच्योरिटी वाले फंड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड में बेसिकली इक्विटी और बॉन्ड दोनों मिक्स होते हैं। थर्ड इक्विटी में प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं। तो जो रेगुलर इनकम होती है ये बेसिकली ज़्यादातर डेट फंड से होती है, और क्वेश्चन में भी बोला गया फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। सो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हैं बेसिकली, वो इसका ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। Question number 8. In line with which of the followings the scheme would decide the investment universe, the types of security to invest in? तो रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड होगा, सेफ्टी के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, या लिक्विडिटी के बेसिस पे, है ना। तो इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। बेसिकली किसी जो बेसिक फंडामेंटल किसी स्कीम का होता है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फंड मैनेजर जाकर के सिक्योरिटीज ढूंढेगा या एसेट क्लासेस ढूंढेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, इसके बारे में हमें सर्टेनली पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9. एनी प्रॉफिट्स इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स गोज टू इन्वेस्टर व्हाइल लॉसेज आर बोर्न बाय फंड मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्टेट ट्रू और फॉल्स। याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में चाहे आपको फायदा होगा फंड को या नुकसान होगा, वो सब का सब, सारा रिस्क और सारा प्रॉफिट, एवरीथिंग विल बी पास्ड ऑन टू इन्वेस्टर। तो फंड मैनेजर का कोई लॉसेस बॉर्न करने का मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। Coming to question number 10. A mutual fund scheme with the objective of providing liquidity would invest in money market or debt papers of very short term maturity. तो किस में इन्वेस्ट करेगा? अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करेगा, या डेट पेपर्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी में करेगा, या ब्लू चिप स्टॉक ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके। तो बेसिकली वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ना कि किसी और में, क्योंकि डेट पेपर्स और लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी में लिक्विडिटी नहीं रहेगी। अब ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। उनका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, क्या जो भी पैसा आपने लगाया है उसको पैसे की ग्रो करना, है ना। तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। लिक्विडिटी के लिए आप इक्विटी में ना लगा करके आप मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या लो ड्यूरेशन वाली जो लो मेच्योरिटी वाली जो डेट पेपर्स होते हैं उनमें आप पैसा लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 11. द फंड्स दैट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स आर, जिसमें ओपन एंडेड का भी फीचर्स हो, क्लोज एंडेड का भी हो। तो उसका आंसर है इंटरवल फंड्स। जैसे मैंने पहले भी बात किया था एक स्लाइड में कि इंटरवल फंड्स आर यूजुअली अ क्लोज्ड एंडेड फंड, बट सर्टेन ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए, वो बीच बीच में कुछ दिनों के लिए दे एक्ट एज अ ओपन एंडेड फंड्स। सो मिनिमम 2 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। इसके बीच में वो 6 महीने में, 8 महीने में एक बार ओपन होगा। जिसको पैसे डालना है डाल सकता है, जिसको निकालना है निकाल सकता है। तो वो पीरियड इंटरवल फंड्स का विल एक्ट एज अ ओपन एंडेड फंड्स, बट जनरली वो क्लोज्ड एंडेड होते हैं। तो इसका आंसर हुआ इंटरवल फंड्स। और डुअल फंड्स, मिडिल फंड्स, इंटरमीडियरीज फंड, ये सब नॉमेनक्लेचर, फॉर्मल नॉमेनक्लेचर नहीं है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 12.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक चीज़ याद रखिएगा पेपर देते समय, बहुत बार नॉट वर्ड होता है बट वो हमको जल्दी जल्दी पढ़ने में दिखाई नहीं देता, या करेक्ट या इनकरेक्ट होता है, तो इनकरेक्ट को हम मिस आउट कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है नॉट अ लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, क्या ये लिमिटेशन है? हाँ, क्योंकि पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं हो सकता है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, बेसिकली आपका कंट्रोल है कॉस्ट के ऊपर, तो इसका आंसर है मतलब नहीं, ये लिमिटेशन है एक्चुअली, मतलब हमारा एज अ इन्वेस्टर कंट्रोल नहीं होता है कॉस्ट पे। नो गारंटीड रिटर्न्स, हाँ इसमें कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अ लिमिटेशन, इट्स अ एडेड एडवांटेज फॉर इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 4 ट्रांसपेरेंसी। Question number 13. Which type of valuation is usually done on a daily basis for the calculation of daily NAV of a mutual fund scheme? तो ये बहुत ही सिंपल, इसको याद रखिए कि हमेशा जो NAV कैलकुलेशन के लिए मॉडल यूज़ करते हैं, वैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं, वो मार्क टू मार्केट होता है। अब मार्क टू मार्केट और मार्क टू मॉडल में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। मार्क टू मार्केट का मतलब हुआ कि आज अगर मुझे NAV वैल्यूएशन करनी है तो आज एंड ऑफ द डे मार्केट का हर एक सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस था, तो उस मार्केट प्राइस के हिसाब से NAV कैलकुलेट करने को हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हर एक सिक्योरिटी डेली ट्रेड नहीं होती, कोई सिक्योरिटी ऐसी होती है कि 2 महीने में एक बार ट्रेड हुई या हुई नहीं, तब उसको कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम मार्क टू मॉडल मतलब आपने कोई रूल बना रखा है, कोई फॉर्मूला बना रखा है कि जिसमें आपको मार्केट प्राइस लेटेस्ट नहीं पता है, बट आपने डिवाइस कर रखा है वो मॉडल उसके बेसिस पे। तो बट जनरली म्यूचुअल फंड्स में जो भी मेथड यूज होता है वो मार्क टू मार्केट होता है। मार्केट का मतलब मार्केट प्राइस, यहां पे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following are the systematic approaches to investment offered by mutual funds? तो बेसिकली इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों बताते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, बेसिकली आप अपने बैंक अकाउंट से किसी पर्टिकुलर फंड में हर महीने, क्वार्टरली, वीकली या ईयरली एक फ्रीक्वेंसी पे सर्टेन मनी आप ट्रांसफ़र करते हो उस फंड में, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अपने अलग बेनिफिट हैं, हम लोग आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही ये टूल है या मेथड है इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड्स में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही हेल्पफुल है लोगों के लिए। ना दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मान लीजिए आपने एक बड़ा अमाउंट या एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, आपको उसमें से हर महीने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसा विड्रॉ करना है। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपका मूवमेंट होता है मनी का, आपके फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में। तो ये समझ लीजिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रिवर्स है, ठीक है। SIP में क्या होता था, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है फंड में, और SWP में क्या होता है, विड्रॉल उस फंड से वापस बैंक अकाउंट में आता है। ये भी आप क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, जैसे इसको आप शेड्यूल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये इनकम रिसीव करने का एक बहुत अच्छा टूल है। आपको एक बार सेटअप करके सब रखना है SWP, और आपके उस पर्टिकुलर डेट, मंथली या क्वार्टरली, जो भी आपने सेलेक्ट किया फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता जाएगा। नाउ तीसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये दोनों कैसे डिफरेंट है, आप इनके बीच के नाम देखिए, इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल, ट्रांसफर। ट्रांसफर प्लान का मतलब हुआ एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट बहुत हाई है, आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने किसी डेट बेस्ड फंड में या लिक्विड फंड में आपने अपने 10 लाख रुपए डाल दिए, और फिर आपने उससे हर महीने 15,000 रुपये महीने उसी फंड हाउस के किसी दूसरे इक्विटी फंड में आपने सिस्टमैटिकली ट्रांसफर का सेटअप इंस्ट्रक्शन दे दिया है ना। आपने एक बार STP सेटअप कर दी, उस महीने अगर आपने फ्रीक्वेंसी मंथली सेलेक्ट की है तो उस महीने की उस पर्टिकुलर डेट को हर महीने पैसा आपके लिक्विड फंड या डेट फंड या किसी एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज आर अप्रोचेस which are systematic in their nature. Question number 15. The costs incurred for managing the scheme are shared by all unit holders
In what proportion? In proportion to their holding of unit in scheme, in equal proportion, as a formula decided by SEBI, or none of the above. तो चलिए जो नहीं है पहले उनके बारे में बात करते हैं। इन इक्वल प्रपोर्शन क्या हो सकता है? नहीं। अगर कोई 1 लाख रुपए डालेगा उस पर फी अलग होगी, एक जो 10 लाख डालेगा उसमें फी अलग होगी। अगर ऐसा हुआ सबके ऊपर 100 रुपए की फीस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर डालना पड़ा तो ये अनफेयर हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा, एज डिसाइडेड बाय फॉर्मूला बाय सेबी। सेबी फॉर्मूला डिसाइड नहीं करता है। सेबी क्या करेगा? एक अपर लिमिट डिसाइड कर देगा, बट जो कॉस्ट होगी जब वो यूनिट होल्डर को चार्ज होगी तो उसने यूनिट होल्डर ने कितनी यूनिट्स परचेज कर रखी है उसके प्रोपोर्शन में। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the followings are the factors of the cost advantages for investor for mutual fund investment? तो SEBI has imposed certain limits on the expenses that can be charged to any scheme। हाँ, SEBI ने जो है एक मैक्सिमम लिमिट पे एक लिमिट डाल के रखा है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम। फिर दूसरा है मैनी स्कीम्स दैट ऑपरेट एट एक्सपेंसेस मच लोअर देन द लिमिट्स अलाउड बाय रेगुलेटर। तो मान लो सेबी ने 1.5% का लिमिट दे रखा है किसी पर्टिकुलर टाइप के फंड पे, और उसमें किसी फंड मैनेजर ने स्कीम ने 1.5% मैक्सिमम ना चार्ज करने की बजाय 1% चार्ज कर रहा है, 1.1 चार्ज कर रहा है। तो ये बेसिकली ये कॉस्ट एडवांटेज हुआ इन्वेस्टर के लिए फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, 1 and 2 बोथ। तो ऑप्शन 3 is correct. How does a closed-ended fund makes arrangement for providing liquidity post NFO to investors? मान लीजिए आपने closed-ended fund में इन्वेस्टमेंट किया है, वो 5 साल के लिए क्लोज्ड है। तो अगर आपको किसी इमरजेंसी में, किसी सिचुएशन में आपको वो लिक्विडेट करना हो तो आप कैसे करोगे? क्या ऑप्शंस होते हैं? तो पहला ऑप्शन जो लिखा है इसमें, फंड मैनेजर्स अलाउज रिडेम्पशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा है लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। यही आंसर है। आप याद करके रख लो, जितने भी क्लोज्ड एंडेड फंड होंगे वो सब के सब जो है लिस्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, सो दैट अगर किसी को पैसे लिक्विडेट करना हो तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज पे जा करके, अगर उसको कोई बायर मिलता है, उसका एक प्राइस एग्री होता है, उस प्राइस पे उसको सेल करके वो निकल सकता है उसमें, है ना। तीसरा ऑप्शन है बायर एंड सेलर कैन बाय एंड सेल यूनिट्स ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब हुआ आपस में मिलके बिना स्टॉक एक्सचेंज के ही क्या वो बाय सेल कर सकते हैं, आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अलाउड ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फंड हाउस फैसिलिटेट्स द ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज पोस्ट इट्स लिस्टिंग आफ्टर एनएफओ। जो भी क्लोज्ड एंड फंड हुआ उसका एनएफओ खत्म हुआ, उसके बाद वो लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो उस पे अगर कोई बायर या सेलर है तो उसको अगर खरीदना बेचना है तो क्या फंड हाउस उसको फैसिलिटेट करेगा? आंसर है नहीं। क्यों? फंड हाउस का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी क्लोज्ड एंडेड फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। वो एक नॉर्मल जो इक्विटी या शेयर्स होते हैं, अदर सिक्योरिटीज होती हैं, उनकी तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, नो। क्वेश्चन नंबर 19, इज इट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन ए गिवन डे व्हेन ए क्लोज्ड एंडेड फंड इज ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज? तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन एंडेड फंड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओपन एंडेड फंड में कुछ पैसा लगाया है और आपको उसमें फर्दर और खरीदना है या बेचना है। तो जिस दिन भी आप पैसा लगाओगे, अगर जो भी कट ऑफ टाइम है उसके पहले लगाते हो या उसके बाद लगाते हो तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है। बट आपको एनएवी क्या होगा, उस दिन इन्वेस्ट करने वाले सारे इन्वेस्टर्स को उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एक ही प्राइस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक को कुछ प्राइस मिला, दूसरे को कुछ प्राइस मिला। तो ओपन एंड में एंडेड फंड्स में हमेशा एक प्राइस होता है। बट जो क्लोज्ड एंडेड होते हैं उसमें चूंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे उसको एज अ शेयर या एज अ अनदर सिक्योरिटी किसी और बायर को आप सेल कर रहे हो या किसी और सेलर से खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सुबह आपका कुछ प्राइस हो सकता है, कुछ घंटे कुछ प्राइस हो सकता है। वो लिक्विडिटी या मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है यस। तो आप याद रखना, क्लोज्ड एंडेड फंड जो है जब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो उसको जो है आप मल्टीपल प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रांजैक्शन पीरियड्स व्हेन एन
interval scheme becomes open-ended can have a minimum and maximum duration value of these 4 options. तो मैंने इसके बारे में पहले ही बात किया था, इसका मिनिमम जो डेज है वो 2 डेज है और मैक्सिमम जो है वो 15 है. तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 21. An individual holding units in closed-ended funds and interval funds will certainly be able to sell units on a stock exchange on a given day. Now ये क्वेश्चन में देखो क्या है, certainly है ना. क्या अगर आपने होल्ड करके रखा है सर्टेन यूनिट्स क्लोज एंडेड फंड में और आप बेचने जाओ स्टॉक एक्सचेंज में, क्या ये गारंटी है बिक जाएगा? फॉर एग्जांपल आप ओपन एंडेड में जब आप रिडीम करते हो पैसा या अपनी यूनिट सेल करते हो तो उसमें गारंटी होती है कि अगर उस दिन हॉलीडे नहीं है, उस दिन आपने कट ऑफ टाइम के पहले किया हुआ है और देर इज़ नो बैर ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑन उस पर्टिकुलर ओपन एंडेड फंड्स में, तो आपको सर्टेनली वहाँ पे ऐसा ऑलमोस्ट गारंटी होती है कि आपका ट्रांजेक्शन होगा. बट क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोज्ड एंडेड फंड एक्ट्स लाइक अ इक्विटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. तो बेसिकली उसमें क्या होगा, अगर आपको कोई सामने बायर मिलेगा, अगर आप सेल कर रहे हो, अगर कोई बायर मिलेगा तब तो आपका गारंटी है कि यूनिट्स आपका बिक जाएगा. अगर कोई बायर है ही नहीं मार्केट में, फॉर दैट डे देयर इज नो गारंटी. तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायर ऑफ दैट फंड एंड विलिंगनेस टू डू ट्रांजेक्शन एंड एग्रीड ऑन एन एग्रीड प्राइस, है ना. ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ETF? ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसे फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं. तो कौन सा बेनिफिट नहीं है? तो आप देखोगे 3 इसमें बेनिफिट है, 1 बेनिफिट नहीं है. ETF प्रोवाइड्स एडिशनल लिक्विडिटी, यस. आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप जाके बेच सकते हो, ठीक है. और फिर सेकंड है ऑन ए गिवन डे देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एज प्राइसेस एट विच इन्वेस्टर कैन आइदर एंटर और एग्जिट. ये अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले क्लोज्ड एंडेड फंड के केस में बात किया था कि आप 10 बजे बेचो तो एक प्राइस हो सकता है, 12 बजे दूसरा, 1 बजे दूसरा. तो आपके मल्टीपल प्राइसेस होते हैं. एंटर मतलब यूनिट खरीदने के लिए, एग्जिट मतलब फंड को बेचने के लिए. थर्ड इज लो कॉस्ट. याद रखो जितने भी ETFs होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनका मेन USP होता है कि दीज आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट. तो ये सर्टनली बेनिफिट है. बट जो चौथा है पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, तो ETF बेसिकली क्या होता है, जनरली ये किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, किसी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ को फॉलो करते हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के चांसेस नहीं होते. एंड एनीवे म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नहीं होता है. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4 पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स अ फोकस्ड फंड्स कुड होल्ड? तो फोकस्ड फंड एक कैटेगरी होती है इक्विटी फंड्स में, तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इसमें 30 स्टॉक्स, दिस इज द लिमिट. विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फंड टाइप एंड लॉक इन पीरियड इज करेक्ट? तो बेसिकली ये मैंने 3 यहाँ पे इसलिए लिखे हैं सो दैट आपको याद भी हो जाए. इसका ऑप्शन जो है बहुत ही ईजी है. रिटायरमेंट फंड जितने भी होते हैं उनका मिनिमम 5 साल होता है, या जिसने इन्वेस्ट किया उसका रिटायरमेंट पहले आ जाए, मतलब 3 साल बाद आ जाए, तो वो उसका मैच्योरिटी पीरियड बन जाता है. सिमिलरली चिल्ड्रंस फंड में भी 5 साल का मिनिमम लॉक इन होता है. बट अगर चाइल्ड जो है वो मेजॉरिटी की एज जो 18 ईयर्स पे अगर पहले पहुंच जाता है, मान लीजिए उसने 16 साल की एज पे उसके पेरेंट्स ने चिल्ड्रंस फंड में पैसा डाला, तो 2 साल बाद ही उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा और बच्चे के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है. नाउ थर्ड इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ELSS इज नथिंग बट टैक्स सेवर स्कीम्स जो बोलते हैं, इनका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स होता है. तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं. एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, कभी ऐसा सवाल आ सकता है, आपको पता होना चाहिए अगर आप कल को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो. तो ELSS इज द लोएस्ट possible, it has a lowest possible number of years as a lock-in period, है ना. अंडर 80C में जो भी अलाउड है, इंश्योरेंस हो, FD हो, या कोई भी और अदर स्कीम्स हो, PPF हो, EPF वगैरह, तो इन सब में 3 ईयर्स से ज़्यादा का लॉक इन पीरियड होता है. बट म्यूचुअल फंड की जो ELSS या फंड सेवर्स होते हैं, फंड सेवर टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, उनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है. इसीलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफर भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फंड टाइप एंड एवरेज मेच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टेड डेट / मनी मार्केट सिक्योरिटीज इज करेक्ट?
तो इसमें सब आप देख लो, लिक्विड फंड में तो मान के चलो ये लोएस्ट पॉसिबल है अपार्ट फ्रॉम ओवरनाइट फंड्स। तो बेसिकली 91 डेज से मेच्योरिटी कम वाले जितने भी डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लिक्विड फंड उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। और 91 डेज के अगर पेपर में कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होता है, एक फेयर आइडिया होता है कि 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें कंपनी लेवल पे बदलती नहीं है, कंपनी डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम है ना। और ऊपर से 91 डेज बाद, 91 डेज के विद इन ही फंड मैनेजर को या फंड को वो वैल्यू मेच्योर होकर के जो भी है वो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको लिक्विड फंड बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे लिक्विड होता है, इसमें पैसा कभी भी निकाला और डाला जा सकता है। सेकेंड इज लो ड्यूरेशन फंड। इसमें उन मनी मार्केट और डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाता है जिनकी मेच्योरिटी 6 महीने से 12 महीने होती है, ये भी सही है। तीसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे मनी मार्केट या डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना जिनका मेच्योरिटी 1 साल से 3 साल है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, चारों सही हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको इसलिए लिख रखा था क्वेश्चन को, सो दैट आपको याद हो जाए। ये बहुत कॉमन है और बहुत ही यूजफुल फंड्स है ये 3। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फंड टाइप एंड एवरेज मेच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट मनी मार्केट सिक्योरिटीज इज करेक्ट। ओवरनाइट फंड, ये बेसिकली 1 दिन की मेच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में बेसिकली 3 महीने से 6 महीने जिन डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें पैसा लगाते हैं। और जो मनी मार्केट फंड होते हैं वो उन डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं जिनका मेच्योरिटी 1 साल का होता है। अगेन ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो अगर आप इसको रिवाइज करोगे इस 25 एंड 26 में, तो बेसिकली आपकी मेजॉरिटी ऑफ, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ डेट सिक्योरिटीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, डायनेमिक बॉन्ड इन्वेस्ट अक्रॉस डेट सिक्योरिटीज। सॉरी, डेट का स्पेलिंग यहाँ गलत है, बट डायनेमिक बॉन्ड, देखो नाम में है डायनेमिक, मतलब ये किसी एक पे स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये बेसिकली उन बॉन्ड्स में पैसा लगाता है जिनकी ड्यूरेशन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऑल ड्यूरेशंस में पैसा लगा सकता है। मतलब 91 डेज की ड्यूरेशन में भी लगा सकता है, 3 साल वाले में भी, 6 साल वाले में भी, 10 साल वाले में भी, 1 साल वाले में। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, इट अक्रॉस डेट सिक्योरिटीज फॉर ऑल ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिट रिस्क फंड इन्वेस्ट इन। देखो इसके नाम में क्या है, क्रेडिट रिस्क। तो ये फंड ऐसी डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है जिसमें थोड़ा सा हायर क्रेडिट रिस्क के चांसेस होते हैं। क्रेडिट रिस्क बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, बट उस कंपनी की सिचुएशन कंपैरेटिवली या उसकी जो गुडविल है दूसरी कंपनी जो बेटर मैनेज्ड या नोन कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली इसमें कुछ डेफिनेशंस है कि किस में लगाया जा सकता है। तो बेसिकली जो ऑप्शन 2 है, अगर आप देखो, सिक्योरिटीज विद AA क्रेडिट रेटिंग है ना, एंड उससे बिलो का जो भी रेटेड बॉन्ड्स हैं सिर्फ उसी में पैसा लगाते हैं। सॉरी माफ करिएगा, इसका ऑप्शन 2 मैंने शायद गलत लिख दिया है यहाँ पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। मैंने आंसर सही लिखा है, अगर आप नीचे देखेंगे, सिक्योरिटीज विद AA क्रेडिट रेटिंग एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अगर इसके ऊपर वाले में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बोलते हैं। ये देखिए यहां पे देखते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट इन किस में, सिक्योरिटीज विद AA प्लस क्रेडिट रेटिंग एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तो बेसिकली आपके क्रेडिट रिस्क आ जाते हैं AA और उसके नीचे, है ना। बट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखो आप क्या लिखा है, सिक्योरिटीज विद AA क्रेडिट रेटिंग एंड अबव। तो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सेफर होते हैं देन क्रेडिट रिस्क फंड्स। बट क्रेडिट रिस्क फंड्स में अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी कंपैरेटिवली मार्जिनली या थोड़ा सा अच्छा कहूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली एग्रेसिव हाइब्रिड इन्वेस्ट क्या होता है, जिसमें ऐसे हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, इक्विटी प्लस बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, ऐसा फंड जो दोनों में इन्वेस्टमेंट करे। और एग्रेसिव होने का मतलब है जिसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा रखा है, तो उसका ऑप्शन क्या हुआ,
65% एंड 80% ऑफ टोटल एसेट इन इक्विटी एंड इन बॉन्ड में 20 to 35%, मतलब जो भी रिमेनिंग आपका बचा वो लगेगा बॉन्ड में। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमको पता होना चाहिए। एग्रेसिव क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मल्टी एसेट फंड। सो मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे फंड होते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली जब 2 होते हैं तो उनको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब इक्विटी एंड बॉन्ड, ठीक है। बट जब मल्टी एसेट बोल रहे हैं इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, बॉन्ड एंड गोल्ड, है ना। तो इसका पहला शर्त क्या है कि तीनों में, 3 क्लासेस में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट नहीं। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ ऑप्शन नंबर 2, a minimum allocation of at least 10% each in all the 3 asset classes. For example, इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड का मल्टी एसेट फंड है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक में 50 डाला, एक में 41 डाला, दूसरे में 9 डाला। तीनों में मिनिमम 10% होना चाहिए, बाकी आप किसी एक में ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और मल्टी एसेट फंड जो होता है ये ओपन एंडेड स्कीम होती है, बेसिकली क्लोज्ड एंडेड जनरली नहीं होती हैं। फिर तीसरा एक ऑप्शन है, फॉरेन सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट क्लास। तो बेसिकली इसको एज अ सेपरेट एसेट क्लास ट्रीट नहीं किया जाता है। फॉरेन सिक्योरिटीज मान लो आपने इक्विटी में डाला तो वो इक्विटी में ही कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इक्विटी, बॉन्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज ऐसा 3 एसेट क्लासेस हो गए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत कॉमन है, ये हमको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रियल एस्टेट, हाँ बिल्कुल सही। आप डायरेक्टली मतलब आप कोई एक कमर्शियल स्पेस खरीद लो, या फिर इनडायरेक्टली आपने किसी रियल एस्टेट की ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जो उस तरह के बिजनेस में है ना, जो भी शेयर्स हैं ऐसी कंपनी में जो रियल एस्टेट में डील करते हैं। और दूसरा है, सेबी का रेगुलेशन बोलता है कि एटलीस्ट 35% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन फिजिकल एसेट। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स लेकर के ही रख सकते हो, आपको फिजिकल एसेट्स 35% मिनिमम रखना है। थर्ड वन इज, ये भी सही है, ठीक है। तो थर्ड इज नॉट लेस देन 75% ऑफ नेट एसेट ऑफ द स्कीम शैल बी इन रियल एस्टेट एसेट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो बेसिकली आप, चूंकि इसका नाम ही रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है, तो इसका मेजॉरिटी पैसा कहाँ होना चाहिए? रियल एस्टेट में। तो सेबी ने डिफाइन करके रखा है कि 75% पैसा आइदर ये रियल एस्टेट एसेट्स में हो या मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में हो। आपके डायरेक्ट मॉर्गेज में नहीं हो सकता, मॉर्गेज बैक्ड जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हीं में हो सकता है। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैल्यूएशन मेथड ऑफ रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। मतलब रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो बेसिकली इसका भी ऑप्शन जो है ये सारे हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि आप इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ो और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा रियल एस्टेट का जब वैल्यूएशन होता है तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे पहला, एसेट्स हेल्ड बाय द फंड विल बी वैल्यूड एवरी 90 डेज बाय 2 वैल्यूअर्स एक्रेडिट बाय क्रेडिटर एजेंसी। तो बेसिकली हर 90 दिन पे उसको 2 वैल्यूअर्स आपका वैल्यूएशन करेंगे और उसमें से जो लोअर वैल्यूएशन होगी उसको यूज़ किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। और तीसरा क्या होगा, ये हमेशा क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं और इनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल किसी को इससे लिक्विडेट करना हो अपना इन्वेस्टमेंट तो वो कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर म्यूचुअल फंड प्रीव्यू। सो यहाँ पे क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा आता है? रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड आता है क्या? हाँ, अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में इसके बारे में बात किया। रीट्स जो बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो बेसिकली रीट्स अपने आप में अलग स्टैंडिंग है इनका, दे एक्ट एज अ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट होते हैं और उनका म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट म्यूचुअल फंड कंपनी इनको इशू नहीं कर सकती है। तो रीट्स अलग स्टैंडिंग है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रीट्स की तरह होते हैं। जैसे रीट्स जो है बेसिकली क्या होता है, मैं फ्यू लाइंस में बता देता हूँ। जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं, कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, उनको
उनको ऐसा कॉमन कंबाइंड करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ट्रस्ट बना करके जो उसको मैनेज करता है और उसको रेंट आउट किया जाता है। उस रेंट से जो इनकम आती है उसको जो भी यूनिट होल्डर है जिसमें रीट्स ने जिन लोगों ने रीट्स में सब्सक्राइब करके रखा है उन सबको वो बांट दिया जाता है एज अ डिविडेंड और एज अ इनकम। और सिमिलर यही होता है इन्वेट्स में, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पैसा डाला जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। यही वाला सिर्फ म्यूचुअल फंड के प्रीव्यू में आता है, अदर दोनों तीनों नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ आजकल नए तरह के फंड्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं बोला जाए, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ फंड टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट। तो बेसिकली मैंने ऊपर फंड टाइप्स लिखा है और नीचे नंबर 3 जो ऑप्शन है वो फंड टाइप नहीं है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना। तो उसके लिए माफ़ करिएगा, मुझे लिखना चाहिए था क्लियरली। बट अभी आप मान लीजिए कि इसमें से कौन से ये 3 या 4 इन्वेस्टमेंट मैंने मेंशन किए हैं, इनका जो इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया है, क्या ये सही है कि नहीं है। तो मैंने पहला लिखा है स्मार्ट बीटा फंड्स। बेसिकली स्मार्ट बीटा फंड्स क्या होता है, आपने बहुत एक फंड देखा होगा HDFC म्यूचुअल फंड का, जिसमें उन्होंने निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स का इक्वल वेटेज का फंड निकाला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे आप इंडेक्स में फंड्स में पैसा डालते हो, तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज BSE 30 का 10% उसका मार्केट कैप है, तो पर्टिकुलर फंड जाकर के उसमें 10% पैसा अपना इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में डालेगा और फिर 5% BSE सेंसेक्स में इन्फोसिस है तो वो फंड 5% डालेगा। तो स्मार्ट बीटा फंड्स क्या करता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न लाने के लिए वो सोचता है कि रिलायंस बहुत ही उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, इसकी बजाय जो लास्ट की 4-5 कंपनी है, मिड की 4-5 कंपनी है BSE 30 में, हम उसमें जो है पैसा ज़्यादा डाल दें इन कंपैरिजन टू रिलायंस, या फिर हम इक्वल वेटेज कर दें, है ना। BSE सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं उनका वेटेज सेम नहीं है, सबका अलग अलग वेटेज है ना। तो जनरली इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, उसी वेटेज में पैसा डालते हैं, बट स्मार्ट बीटा फंड क्या करता है, वो वेटेज को चेंज कर देता है, वो एक्सपोजर को चेंज कर देता है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। वो बोलेगा कि लास्ट का जो 4-5 कंपनी आई हैं BSE सेंसेक्स में, उनका पोटेंशियल ज़्यादा है ग्रो करने का, तो हम यहाँ ज़्यादा पैसा डालेंगे, या फिर हम इक्वल पैसा डाल देंगे, है ना, 3.33% इन ऑल दीज 30 स्टॉक्स। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट बीटा फंड। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा आता है क्वांट फंड्स। तो क्वांट फंड बेसिकली क्या होता है, एक फंड मैनेजर खुद से ना डिसाइड करके वो सिर्फ प्योरली डेटा एनालिसिस पे या नंबर्स पे या एक सेट एल्गोरिथम जो उस एल्गोरिथम में लॉजिक होंगे, उन लॉजिक के बेसिस पे पोर्टफोलियो में क्या क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए उनको वो सेलेक्ट करे और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्वांट फंड बोलते हैं। तो आने वाले समय में ये काफ़ी पॉपुलर फंड होंगे, जब थोड़ा और एडवांस प्रेडिक्शंस हो जाएंगे तो ये फंड्स में भी थोड़ा और पॉपुलर हों। बट ये ऑप्शन भी सही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांट फंड्स का जो मैंने लिखा बिल्कुल सही है। थर्ड इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स। तो रीट्स बेसिकली क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, नाम में ही ट्रस्ट लिखा हुआ है। तो ट्रस्ट का मतलब कि ये ट्रस्ट होते हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट होल्डर जो भी बुके ऑफ रियल एस्टेट में कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको होल्ड करके उनका मैनेजमेंट करते हैं, उससे जो भी इनकम आती है वो उनके यूनिट होल्डर को पास करते हैं। तो बेसिकली दीज आर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, 35th वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं ऐसे ही फर्दर चैप्टर्स के वीडियोस लाऊंगा और उनके मॉक टेस्ट भी। मेरे ये मॉक टेस्ट कराने का एक ही आइडिया है कि इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े, और फिर बाद में जब सारे चैप्टर्स और उनके एक लेवल के मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो मैं ऐसा फुल लेंथ के मॉक टेस्ट बनाऊंगा जो रियल टाइम के जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो NISM का, उसमें कैसे क्वेश्चन्स आते हैं वो आपको एग्जैक्टली मॉक टेस्ट में देखेंगे। बट उससे पहले बिफोर हम जाकर के वहाँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो, हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ईच चैप्टर में वो पता हो, और उसके बाद क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं और क्या क्या उनकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।